हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल टू अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया। माई सेल्फ सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। पहले की क्लासेस में हमने कुछ डिजीज़ के बारे में बात किया था जिसमें आपके आए थे टाइफाइड, निमोनिया जैसी चीज़ें और मलेरिया, जो कि आपने बेसिकली मलेरिया के कैसे वो उनकी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट हो रही है इस डिजीज़ के लिए, सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज हम आगे इसी टॉपिक को बढ़ाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे एक नए डिजीज़ के बारे में जिसको कॉमनली कहते हैं एमियोबिक डिसेंट्री। ठीक है, डिसेंट्री बेसिकली नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में इसको डिसेंट्री टाइप के डिजीज़ ही बोलते हैं, लेकिन ये है क्या? एमीबियासिस। अब इसका पैथोजन कौन है, यानी इसका जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज कर रहा है वो है कौन? तो वो एक तरह का प्रोटोजोआ है। अब हमने बताया था कि पैथोजन पैरासाइट की तरह भी बिहेव करते हैं और एज अ सिर्फ वो, यानी अगर वो बॉडी के अंदर जा रहे हैं तो बेसिकली एक तो इंडो पैरासाइट है, और अगर बॉडी के ऊपर रह रहे हैं तो वो कैसे है? एक्टो पैरासाइट। तो ये बेसिकली इंडो पैरासाइट की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। अब ऑब्वियस सी बात है, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए बॉडी के अंदर तो जाना पड़ेगा। अब ये प्रोटोजोआ है क्या? एंटमीबा हिस्टोलिका। इस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? एंटमीबा हिस्टोलिका। तो बेसिकली एंटमीबा से एमीबियासिस याद रहेगा, नाम में कंफ्यूजन नहीं रखना है, याद रखना है इनका पैथोजन कौन है। तो पैथोजन एक तरह का प्रोटोजोआ है। मलेरिया का पैथोजन कौन था? सेम ही था, प्रोटोजोआ ही कॉज कर रहे थे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो कॉजिंग एजेंट थे वो कौन थे? प्लाज्मोडियम थे। प्लाज्मोडियम 3 तरह के थे, एक वाइवेक्स और सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा था? फॉल्सीपेरम, और एक मलेरिया वाला जो था तो वो तो नाम से ही कंफर्म था। इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है? तो ये हाउस फ्लाइज एक्ट एज द मैकेनिकल कैरियर। मक्खियाँ, ठीक है, 1 से 2 बेसिकली मक्खियाँ कहाँ? गंदी गंदी जगहों पे ही रहती हैं। तो वो वहाँ से उड़ते हुए जब भी हमारे फूड या किसी खाने वाली चीज़ों पे बैठती है तो बेसिकली वो सारे डस्ट पार्टिकल या वो सारे कंटामिनेटेड पार्टिकल्स फूड पे चिपकते हैं, और वो फूड अगर हम खाते हैं तो ये जो प्रोटोजोआ है हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है और फिर हमें ये डिजीज़ हो जाती है। कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड विथ फीकल मैथ। ठीक है, जिस भी फीकल मैटर यानी बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट, जिस भी फूड आइटम पे मक्खियाँ बैठती है तो ऑब्वियस सी बात है मक्खियाँ गंदे इलाकों में नाली कचड़ों के पास ही मिलती हैं। तो अगर वो हमारे फूड मटेरियल पे बैठती हैं या पानी या फूड जो भी चीज़ें हम इनटेक करने वाले हैं उस चीज़ों पे अगर वो बैठ रही हैं तो उसे कंटामिनेट कर देंगी, गंदा कर देंगे उसे भी। और अनफॉर्चुनेटली हमें तो पता होता नहीं है, और हम इसीलिए कहा जाता है नहीं, खाने और पीने का सामान बाकायदा ढक के रखना चाहिए। अगर आप ओपन रखोगे तो ओपन रखने की वजह से क्या होगा? जितने भी हमारे आसपास जो भी फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, मक्खियाँ, मच्छर जितने उड़ रहे हैं सब उस पर जाके अटैक करने वाले हैं। ठीक, सिम्टम्स क्या है? कॉन्स्टिपेशन, ठीक, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, पेट में भयंकर दर्द होता है, ठीक है, और क्रैम्प पड़ते हैं। स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। इंपॉर्टेंट लाइन, आपने हम बेसिकली पहले ही बताया था हमने कि सिम्टम्स में आपको सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है, ना ही सारी चीज़ें पूछता है, पूछेगा वो जो सिर्फ और सिर्फ उनके बेसिस पे देखने को मिलेगा। जैसे कॉन्स्टिपेशन पहले भी आपने पढ़ा है, पहले की चीज़ों में भी हो रहा था। एब्डोमिनल पेन पहले भी इंटेस्टाइन में दिक्कत होती थी, तब भी टाइफाइड के केस में तब भी एब्डोमिनल पेन था। तो यहाँ पे क्या है? स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। जब स्टूल पास आउट होता है बॉडी से तो उनमें ब्लड की क्लॉटिंग देखने को मिलती है और एक्सेस वे में म्यूकस सिक्रीट आउट होता है। तो ये है एमीबियासिस के बारे में। एमीबियासिस का जो बेसिकली आपने कभी स्ट्रक्चर देखा होगा तो ये बेसिकली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन पे तो एक्ट करते हैं, और उस लार्ज इंटेस्टाइन में बड़े बड़े से वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है एस्केरियासिस। ये क्या है? पैथोजन है इसका हेलमिन्थ्स। ठीक है, नए नए नाम आ रहे हैं। ये एस्करीज की वजह से होता है जिसको हम कॉमनली कहते हैं राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म के बारे में पहले भी कभी पढ़ा है? ऑब्वियस सी बात है पढ़ा है, ये आप क्लास 11th में भी प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में पढ़ के आ रहे हो। सॉरी, प्लांट नहीं, एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में। वहाँ पे आपने राउंड वॉर्म का स्ट्रक्चर, उनके बारे में कुछ नॉलेज लेके रखी हुई है। ठीक, तो
इसका पैथोजन हेलमिन्थ्स है और ये बेसिकली हेलमिन्थ्स में भी कौन, एस्करीज, इसीलिए नाम से ही रिसेंबल कर सकते हैं आप। अफेक्ट क्या करता है, इंटेस्टाइन ऑफ मैन। अब इंटेस्टाइन में लार्ज और स्मॉल दोनों इंटेस्टाइन पार्ट को वो अफेक्ट कर सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। सेम चीज़ जैसे पहले हो रहा था एमीबियासिस में, वैसे यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। कंटामिनेटेड फूड, वाटर या जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं उन सब से जो भी हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन तक जा रही हैं वो सारी ही चीज़ें में अफेक्शन के वजह से क्या होगा, ये दिक्कत आ सकती है अगर ये पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर कर रहा है तो, ठीक। सिम्टम्स क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है, मस्कुलर प्लेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। इंपॉर्टेंट है, ब्लॉकेज हो जाता है इंटेस्टाइनल पैसेज का। अब आप सोचो अगर इंटेस्टाइनल पैसेज का ब्लॉकेज हो जाए तो बॉडी में दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, हमारा ना डाइजेशन सही से होगा ना एक्सक्रीशन सही से होगा। अब बीच में हमारे इंटेस्टाइनल वॉल कहाँ जाके ओपन होंगे, एनस पे, ठीक है। अब जब यहाँ पे ही ब्लॉकेज हो गया तो एनस तक कुछ पहुँच पाएगा, नहीं पहुँच पाएगा, तो वेस्ट मटेरियल बाहर कैसे जाएगा बॉडी से। तो उस केसेस में इन्फेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा 10 टाइम्स 20 टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक, जिसके वजह से इंटरनल ब्लीडिंग, तो इंटरनल ब्लीडिंग का रिस्पॉन्सिबल तो ये बेसिकली राउंड वॉर्म ही है, वो अंदर ही अंदर क्या करता रहता है, पॉलिफरेट होता रहता है, तो बेसिकली पोर लाइक स्ट्रक्चर गड्ढे कर देता है हमारे इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से ब्लीडिंग और पेन एक्सेस वे में हो जाता है, ठीक। ये है हमारे राउंड वॉर्म। हमने एक पेशेंट की स्टोरी देखी थी, उस पेशेंट के अंदर ये चीज़ पाई गई थी, सेम प्रॉब्लम थी। तो जब उनका ऑपरेशन होके निकाला गया तो जैसे आप नूडल्स खाते हो ना, मैगी और चाउमीन, ऐसे ही में राउंड वॉर्म्स निकले थे उनके हाथों में। हालांकि मरे हुए हैं तो कुछ जिंदे भी होंगे, आई डोंट नी, मतलब इतने ध्यान से नहीं देखे, इतने ध्यान से देखने की हिम्मत ही नहीं थी। तो बेसिकली इनका जो स्ट्रक्चर इतने सारे पाए गए हैं पेट के अंदर, तो सोचो वो कितने हमारे इंटेस्टाइन को खाए होंगे, कितना उस इंसान को। अब ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा भी चोट लगता है तो पेन तो होता है। अब वो अंदर ही अंदर हमारे इंटेस्टाइन को डैमेज कर रहा है तो पेन तो होगा, और पेन की वजह से अब वो डैमेज हो रहा है, उसमें होल क्रिएट हो रहा है, तो क्या होगा, ब्लीडिंग तो होगी, तो एक्सेस वे में ब्लीडिंग होती है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है खाने पीने का ध्यान देना चाहिए, लापरवाही से नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है फिलियारिसिस, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, एलिफेंटेसिस। एलिफेंट वर्ड्स याद रखना है, हिंदी में इसी बीमारी को कहते हैं हाथी पाँव। होता क्या है इस बीमारी में कि जिसकी भी बॉडी में, ये भी एक तरह का हेलमिन्थ्सी पैथोजन है इनका, जिसको बोलते हैं फाइलेरियल वर्म। वो क्या था, राउंड वर्म, ठीक है। अब इनकी वजह से क्या होता है, ये जब वर्म बॉडी में इंटर करते हैं तो ये हमारे खाने पीने यानी इंटेस्टाइनल पार्ट से इनका कोई मतलब नहीं होता। ये अटैक करते हैं हमारे लिम्फेटिक वेसल्स पे ऑफ द लोअर लिम्स और जेनिटल ऑर्गन। तो इंसान के पैर इतने भयंकर तरीके से स्वेलअप हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि हाथी के पाँव हैं, ठीक है। इसलिए इनको एलिफेंटेसिस नाम भी बोला गया है। तो हेलमिन्थ्स उनका नाम क्या है, वॉचेरिया। 2 स्पीसीज है, एक ब्रोंकोफ्टी और एक मलाई, ठीक है, मलाई नहीं मिलाई। अब इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, बाइट बाय द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, और वो फीमेल मॉस्किटो है क्या, क्यूलेक्स, ठीक है। याद करने की एनसीईआरटी में नहीं दिया है, अगर आप चाहो तो एक्स्ट्रा नॉलेज के तरह से याद कर सकते हो कि ये एक मच्छर के काटने की वजह से होते हैं, ठीक है। अब ये मच्छर बेसिकली इन मच्छर में ये हेलमिन्थ्सिस प्रेजेंट होगा तभी होगा, ठीक। अब वो मच्छर जैसे सेम केस मलेरिया में आपके जो भी प्रोटोजोआ है वो पहले से नहीं थे, वो भी बाद में गए हैं, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। सिम्टम्स क्या है इनके, क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन, ऑर्गन में इन्फ्लामेशन होने लगता है, एबनॉर्मल स्वेलिंग ऑफ द लोअर लिम्स, ठीक है। लोअर लिम्स के रीजन में एबनॉर्मल यानी भयंकर स्वेलिंग हो जाता है, थोड़ा मोड़ा सा नहीं कि नॉर्मल है, ठीक है, देखने से पता नहीं चला, ऐसा वाला नहीं, भयंकर तरीके से कि आपको दोनों के बीच ह्यूज डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर, तो ये बेसिकली फाइलेरिया वर्म से हो रहा है। आप दोनों ही लेग के स्ट्रक्चर में देख लो कितना भयंकर डिफरेंस है, एक नॉर्मल है और एक जिस भी
बेसिकली लोअर लिम्ब के रीजन में तो वो दोनों पैरों में हो सकता है, ऐसा भी नहीं है कि किसी एक पैर में। स्टार्टिंग स्टेज एक एक करके अटैक करता है, तो इस केस में पहले में, फिर जब ये फैलेगा तो ये होते हुए दूसरे में, तो इस वजह से क्या होता है, हमारा जेनाइटल ऑर्गन भी अफेक्ट होता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिंग वॉर्म। ठीक है, रिंग वॉर्म का आपने कहीं ना कहीं टीवी पे ऐड भी देखा होगा। अब ये होता किसकी वजह से है, फंजाई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें आ रहा है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और इपीडर्मोफाइटॉन। ये 3 तरह के फंजाई हैं, MTE या मेट याद रखो। ठीक है, M फॉर माइक्रोस्पोरम, E फॉर इपीडर्मोफाइटॉन और T फॉर ट्राइकोफाइटॉन। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको कॉज कराने में, रिंग वॉर्म को, और ये तीनों ही क्या है, फंगस है। ठीक है, अब अफेक्ट क्या होता है हमारा, स्किन, नेल, स्कैल्प, ग्वाइन और बिटवीन द टोज। ठीक है, ग्वाइन का मतलब ये फिंगर के बीच में। कभी ना कभी आपने शायद कभी हुआ भी हो, ये ज़्यादातर बारिश के सीज़न में देखने को ज़्यादा मिलता है कि उंगलियों के बीच क्या होता है, खुजली होने स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद थोड़े थोड़े से रैशेज स्टार्ट हो जाते हैं ग्रो करना। तो ये बेसिकली यही है रिंग वॉर्म। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, फ्रॉम सॉयल और बाय यूजिंग टॉवल्स, क्लोथ्स और इवन द कॉम ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। अगर हम किसी ऐसे इंसान के, क्योंकि ये फंजाई से हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी जिसको ये बीमारी हुई होगी उसने अगर बाल कंघी करके कॉम को ऐसे ही छोड़ दिया और आपने उठाया, आप खुद के भी सर में कंघी, तो बेसिकली वो फंजाई कहाँ आएगा, आपकी बॉडी में भी आ गया, तो वो आपको भी इन्फेक्ट करेगा। अब ये आप कोई भी ऐसे किसी भी इंडिविजुअल के जिसको ये बीमारी है उसकी यूज़ की हुई कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो, क्लोथ्स हो गए, टॉवल्स हो गए, उनके वजह से ये बीमारी फैलती है, लेकिन जूठा खाने से नहीं फैलती, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, सॉयल बाय यूजिंग, अब ये सॉयल में, क्योंकि फंजाई जो है वो तो सॉयल में भी फ्लो कर सकती है, ये फंजाई कोई बहुत स्पेशल तो है नहीं कि ये किसी स्पेशल जगह पाई जाएंगे, नहीं, ये हमारे एटमॉस्फेयर में पूरे टाइम प्रेजेंट है। ठीक है, अब इनको जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिला हमारे बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि क्या होता है फंजाई को ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन क्या होगी, मॉइस्ट, ह्यूमिड और थोड़े से मतलब नमी वाले प्लेसेस चाहिए होते हैं। तो गर्मी और ठंडी के सीज़न के बीच हमारी बारिश का सीज़न आता है, वो केस इनके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल है। अब बारिश के सीज़न में वो सॉइल में रह रही है तो सॉइल से उसको गर्मी तो मिलेगी नहीं, लेकिन हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ा सा गर्म है। ठीक है, तो वो उनके लिए ये ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस होती है। इस वजह से इस सीज़न में बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स क्या है, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्कैलिलेशन और इवन various parts of the body such as skin, nails and scalp. These lesions are accompanied by intense itching. ठीक है, म्यूकस की कभी कभी आपको लगता है नहीं है कि बारिश या रेनी सीजन में आपको थोड़ा थोड़ा सा मतलब चिपचिपापन फील होता है। ठीक है, यहाँ से खिंचाव, नॉर्मल केसेस में माउथ पार्ट में ये ज़्यादा होता है क्योंकि हम कोई भी सामान को खाते हैं तो हाथ नहीं धुलते हैं, तो वो एक से दूसरे में आराम से इन्फेक्ट कर जाता है। तो उस वजह से कभी कभी माउथ पार्ट पे या इसके मेनली आपके फेस के रीजन पे आपको खिंचाव सा महसूस होता है। ठीक है, और वो ही क्या करते हैं, कभी कभी इचिंग का रूप, इंटेंस इचिंग देते हैं, मतलब खुजली बहुत भयंकर होती है। तो जिनको भी ये बीमारी इचगार्ड आपने देखा है, ठीक है, वो भी बेसिकली इन्हीं को ट्रीट करने के लिए एक ट्यूब आता है, वो क्रैक हील्स जो है और इचगार्ड, ये सारी चीज़ें आपने टीवी में ऐड देखी है। क्रैक हील तो बेसिकली एड़ियाँ फटती उसके लिए होता है। फिलहाल हम किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे, एज अ सिर्फ आपको थ्योरी बता रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं उनके जब ऐड के टाइम ये सारे सिम्टम्स आपने देखे होंगे। ठीक है, एज अ पिक्चर आपने देखा होगा, तो उन्हीं के बारे में हमें बात करनी है। तो ये हमारे स्किन में भी हो सकता है, नेल्स पे भी हो सकता है। अब आप कहोगे मैम नेल्स पे कैसे होगा, ऑब्वियस सी बात है, नेल्स भी तो हमारी बॉडी का ही पार्ट है। तो ये नेल के टिप पे नहीं, यहाँ से जहाँ से नेल हमारी कनेक्टेड है उस रीजन पे पाए जाते हैं। ये है स्ट्रक्चर रिंग वॉर्म का, दिख रहा है। तो बेसिकली शोल्डर पे क्या दिख रहा है, रिंग वॉर्म। इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो वॉर्म है ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, छोटे छोटे से रिंग। अब ये एक हो सकता है, ये क्या होता है, एक से दूसरी जगह फैलता भी है। अब आपने खुजली की, खुजली करके कहीं और अपने
उस पार्ट को टच किया, किसी भी बॉडी पार्ट को, तो वो जो भी इसका फंगस है वो वहाँ पे भी पहुँचेगा और वहाँ पे भी सेम चीज़ कॉज कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है ना, बहुत बच बचा के रहना चाहिए। हमारे जो भी डिजीज़ के बारे में था वो यहीं तक था। अब आपको पढ़ना है ये डिजीज़ को हम कैसे मेंटेन या कैसे इनसे बच सकते हैं। तो बचने के लिए सबसे पहला 2 तरीके हैं। पहला तो खुद का ध्यान रखना पड़ेगा और दूसरा हमारे वजह से किसी और को दिक्कत ना हो, मतलब पब्लिक का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो खुद का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो पर्सनल हाइजीन में क्या करना है, कीपिंग द बॉडी क्लीन, कंजप्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो कि क्लीन होना चाहिए, कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, फूड वेजिटेबल फ्रूट्स, ठीक है, जो कि हम नहीं खाते हैं। हम तो मोमोज और नूडल्स पर टिके हुए इंसान हैं। फूड वेजिटेबल क्या होता है हमें तो पता ही नहीं होता है ना। आज की जनरेशन यही हिसाब से है। तो बेसिकली हमें इम्यूनिटी पावर मोमोज और नूडल्स खा के नहीं मिलने वाली है, ठीक है। हमारी सेल्स की ग्रोथ अच्छी उनके वजह से कभी नहीं होने वाली है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक। तो पहले तो फ्रेश वाटर, फूड, जो भी चीज़ें आप खा रहे हो या इनटेक कर रहे हो वो सारी जितने भी चीज़ें हैं, फूड आइटम या फ्रूट आइटम जो भी हैं, वो सारे ही फ्रेश होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। दूसरा क्या है, पब्लिक हाइजीन इंक्लूड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, ठीक है। वेस्ट का अगर आप कहीं पे भी कूड़े कचरे फेंक रहे हो तो उसको प्रॉपरली एक सही ढंग, हर जगह का बेसिकली गवर्नमेंट ने हमारे डस्टबिन हर जगह लगवाए रखे हैं, तो आपको उसी में डालना है। सूखे कूड़े अलग, गीले कूड़े अलग, देखा होगा, ठीक है। ब्लू और ग्रीन कलर का डस्टबिन जो होता है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल के सेंस में, वो सारी चीज़ें आपने देखी है, लेकिन हम ये यूज़ तो करते नहीं है क्योंकि हम तो इंडियंस हैं। हम हमेशा आदत है रूल्स के अगेंस्ट जाने की। हर केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम जगह ऐसा देखा गया। तो एक्सक्रीटा, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, रिजर्वॉयर, पूल्स, सेपूल्स एंड टैंक्स, ठीक है। स्विमिंग पूल वगैरह, टैंक वगैरह को टाइम से एक पीरियड के हिसाब से क्या करना चाहिए, सफाई उनकी करना चाहिए, ताकि उनमें कोई कीटाणु या कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी अदर पैथोजन अगर ग्रो कर रहे हैं तो वो ख़त्म हो जाए। इन केसेस ऑफ एयरबॉर्न डिजीज़, एयरबॉर्न का मतलब जो हवा के थ्रू एक से दूसरी जगह पे फैलते हैं, सच एज निमोनिया, कॉमन कोल्ड एंड एडिशन टू द अबव मेजर्स, close contact with the infected person or their belonging should be avoided। इन सब के अलावा जो एयरबॉर्न डिजीज़ है, जैसे आपके कॉमन कोल्ड हो गए, ठीक है, हवा में फैलते रहते हैं एक से दूसरे, निमोनिया हो गए आपके, ये सारे एयरबॉर्न डिजीज़ है। इनके सारे पैथोजन हवा में ही है, तो वो एक से दूसरी जगह फ्लो करते रहेंगे। अब इन सब से बचने के लिए, यानी एयरबॉर्न डिजीज़ से बचने के लिए आपको ये जो ऊपर आपने पढ़ा, उसके अलावा भी उनके यूज़ की हुई चीज़ या उनके पर्सनल, जब भी वो बीमार है उनसे थोड़ा दूरी बना के रहना चाहिए। पर्सनल कांटेक्ट को अवॉइड करना चाहिए ताकि हम अपने आप को तो सेफ रख। अब बेसिकली अगर ऐसा होने लगे कि हमें बीमारी से कोई मतलब ही ना हो, होता है ना, जुकाम घर में किसी एक को है तो पूरे घर वालों को हो जाता है, एक एक करके सब पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि बेसिकली हम क्या करते हैं, अपना ना ध्यान देते हैं ना उनका, वो अपना ध्यान सही से दे पाते हैं। अब वो अगर हमेशा हैंकी का यूज़ करें छींकने में, खांसने में, या अपने यूज़ किए हुए सामान किसी और को छूने ना दे, तो एक से दूसरे में ये पहुँचे ही ना। लेकिन वही होता है, इतना प्रिकॉशन कौन लेगा। मास्क नाम की चीज़ आई थी जब कोविड चला था तब, उसके बाद शायद ही आप किसी को देख लो मास्क लगाते हुए, ठीक। इन केस ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीज़, वेक्टर का मतलब जिनको ले जाने या कैरी करने वाला कोई हो, तो वेक्टर में आपने क्या पढ़ा था, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी, डेंगू के बारे में। In cases of vector-borne disease, the most important measure is to control or eliminate the vectors and their breeding places। अब जो भी बीमारियां मच्छरों से, मक्खियों से, इन सब की वजह से हो रही हैं, कोशिश ये करिए कि ये ग्रो ही ना करने पाए। यानी अगर मच्छर सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, पानियों में होते हैं, वो अपने लार्वा वहीं पे छोड़ते हैं। तो बेसिकली ऐसी कोई जगह घर में नहीं होनी चाहिए, घर के आसपास नहीं होनी चाहिए जिसमें गंदे पानी इकट्ठा होकर रहे। हमें टाइम टू टाइम कूलर को, या बेसिकली गर्मी का सीज़न जाता है लोग कूलर उठा के ऐसे ही रख देते हैं, तो बारिश के सीज़न में क्या होता है, कूलर में अक्सर करके पानी भर जाता है, या कभी कभी गर्मियों के सीज़न में कूलर का यूज़ अगर लोग करते हैं तो पानी भरा हुआ ही छोड़ देते हैं। तो मच्छरों को ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है, वहाँ पर आराम से वो ग्रो करते रहते हैं।
और जिसकी वजह से एक से एक बीमारियां फैलती जाती हैं। अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर एंड अराउंड रेसिडेंशियल एरिया। स्टैग्नेशन का मतलब रुका हुआ, ठीक है, रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए, ना ही घर में ना ही घर के आसपास, ठीक है। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स, ठीक है, घर के जो भी कूलर है उनकी रेगुलर क्लीनिंग करनी चाहिए। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट, इंट्रोड्यूसिंग फिश लाइक गैम्बूशिया, इंपॉर्टेंट है। ये फिश इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये मच्छरों के लार्वे को खा जाती है। तो घर के आसपास अगर कोई मछली पालन कर रहा है तो उसे अपने पॉन्ड पे ये फिश भी रखनी चाहिए ताकि मच्छर को ग्रो करने से रोका जा सके। दैट फीड द मॉस्किटो लार्वा। स्प्रेइंग द इंसेक्टिसाइड्स इन डिचेस, ड्रेन्स एरिया एंड रैम्प्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। मतलब मॉस्किटो घर में लोग, हालांकि अब तो बहुत हद तक ये सारी चीज़ें कंट्रोल में है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले हर घर में मच्छर, बेसिकली सीज़न आते आते कोई ना कोई, किसी को टाइफाइड, किसी को मलेरिया, किसी को डेंगू, किसी को चिकनगुनिया, ये सारी बहुत कॉमन सी चीज़ थी। अभी अभी चिकनगुनिया के एक नया वेरिएंट्स आया था जिसकी वजह से आपने देखा भी होगा, किसी को हुआ होगा तो पैरों में, हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप बेसिकली ये सारे क्या हैं, मच्छरों से ही फैल रहे हैं। तो अगर आप मच्छर को ही कंट्रोल कर लो, उन्हीं को ग्रो करने ना दो, तो ये बीमारी तो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगी, होगी ही नहीं कभी। लेकिन वही है, इतनी मेहनत कौन करने जाएगा। साफ़ सफाई के नाम पे हमें रोना आने लगता है। लेकिन इन सब से बचने का सबसे बेस्ट रीज़न है घर के आसपास या खुद के घर में, इनफैक्ट आप जिस रूम में रह रहे हो उस रूम तक को अच्छे से साफ़ सफाई करनी चाहिए, ताकि कोने कतरे आप देखते हो मच्छर बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। तो मच्छर अगर काट रहे हैं, अब उसमें सारे मच्छर तो नहीं, लेकिन अगर आपने देखा है एनोफिलिस मॉस्किटो जो है फीमेल, वो अगर कट करेंगे तो मलेरिया आएगा। मलेरिया के बेसिकली वो पैथोजन ग्रो कराएंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा, हमें एक डिजीज़ हो जाएगी। अब वो डिजीज़, अब वो मच्छर ने किसी और को काटा तो उसे भी वो डिजीज़ होगी। तो इससे बेटर है कि आप अपने आसपास सफाई रखिए। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना है इम्यूनिटी के बारे में, जिसमें इम्यूनिटी के इनटेक, एक्वायर, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। और साथ में एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी बात करना है, जो काफ़ी बार हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।